हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का 28 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये छठवां प्रैक्टिस सेट होगा। टोटल फुल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन आना है। तो ये घटना चक्र टो सीरीज़ के जो है बुक से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पिछले वाला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है इनमें से? ठीक है, उसमें म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिया गया है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो भारत के साथ जो घिरा घिरा हुआ देश नहीं वो म्यांमार है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार जो है बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप से घिरा हुआ है, जबकि भूटान हुआ, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये सभी जो है स्थलीय सीमा से टच करते हैं भारत से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटीय रेखा की अगर बात करेंगे इसमें से तो गुजरात का हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। और वैसे भी सबसे लंबी और सबसे छोटी भी याद रखिएगा, गोवा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं इनमें से? संयुक्त प्राणिग्रही, ओडिशा नृत्य, ओडिसी नृत्य, शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक, राजा रवि वर्मा चित्रकार, उस्ताद विलायत खां सितार। तो इनमें से कौन से सही नहीं है? ऑप्शन ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? यही शिव कुमार शर्मा बांसुरी वादक जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं। ठीक है, संतूर वादक हैं, ये बांसुरी वादक नहीं है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वो यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 1951 में जो है कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक थे, अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष थे विजयानंद पटनायक। उनके अनुदान से जो है स्थापित किया गया था। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम वर्ष मनाते हैं 12 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की क्या होती है? जयंती होती है। तो इन्हीं के याद में उपलक्ष्य में जो है ये राष्ट्रीय युवा दिवस रखा गया है। तो ये हो जाएगा 12 जनवरी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था? तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पम्बन द्वीप जो स्थित है ये तमिलनाडु में होगा। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा की बात करेगा तो 6 वर्ष और लोकसभा की बात करेगा तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे आंसर की तो उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारत में बैंकों का दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1980। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, अप्रैल 1980 यानी कि 15 अप्रैल 1980 को। और जो दूसरी बार हुआ था यानी कि पहली बार भी हुआ होगा तो पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1969। ठीक है, 1969 को हुआ था। और तब हुआ था 14 वाणिज्यिक बैंकों का, और जब दूसरी बार किया गया था तब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिन व्यापारियों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार जो है 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें किस प्रकार जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। उन्हें सूक्ष्म उद्यम के रूप में जानते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1974 से शुरुआत हुआ था 1979 तक, ठीक है। 1979 पांचवे मतलब पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती थी, तो 1974 से 1979 को समाप्त होनी थी। लेकिन ये जनता योजना जो है जनता सरकार के द्वारा एक वर्ष पहले ही जो है समाप्त करके घोषित कर दिया गया था इस योजना को, पंचवर्षीय पांचवी वाली। और इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इसका क्या था? गरीबी हटाओ, या गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दर्पण जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए कार मीन्स मोटर गाड़ी में जो है गाड़ियों में कौन से हेडलाइट जो होता है उनका, उस हेडलाइट में किस प्रकार का मिरर या किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है अवतल दर्पण। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज जो है किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज करता थे विलियम हार्वे। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। विलियम हार्वे नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का रोग जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो टाइफाइड जो होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है, या फिर इसको बैक्टीरियल कह सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल या जीवाणु जनित, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम है। तो उसका ये नाम है जो जीवाणु, इसी के कारण जो है टाइफाइड बुखार आता है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में इनमें से अगर देखा जाए तो कमरे के सामान्य ताप पर जो Hg है, Hg मीन्स पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, तो ये क्या होता है? ये तरल अवस्था में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CaOCl का होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या है? तो CaOCl का होल ट्वाइस की बात करेंगे तो इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो हमारे देश में शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो ये एक मूलभूत अधिकार आता है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो कि 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद की बात कर रहा है अनुच्छेद 39। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नागरिकों के लिए आजीविका को पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है, डीपीएसपी के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसे संदर्भित करता है? तो अनुच्छेद 60 में दिया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को के बारे में, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है। अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति को संदर्भित करता है, अनुच्छेद 63, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें, पिछली बार प्रधानमंत्री के जो है अनुच्छेद के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अंतर्गत जो है चीजें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 301 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा इसका? 301 सही हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पंचायती राज सिद्धांत जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आंसर सी पार्ट इसका भी करेक्ट है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? नागौर जिला से। नागौर जिला किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो वहां से सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के द्वारा, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता कहकर जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम सत्याग्रही जो चुना गए थे वो थे विनोबा भावे। आंसर हो जाएगा इसका
डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे, और इसके बाद दूसरे जो चुने गए थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और तीसरे सत्याग्रही की अगर बात करेगा तो कौन थे? ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को जो है मान लिया गया था? तो वर्ष 1909 में अगर हम बात करें बी पार्ट, तो इसमें क्या था? मुस्लिमों के लिए अलग एक निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था, और 1909 के अधिनियम को मालो मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है इनमें से? तो गदर पार्टी जो है पराधीन भारत को, यानी कि उस समय जब आज़ादी नहीं मिली थी भारत को, उस समय अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 1913 में जो है बनाया था, स्थापित किया था, और यह पार्टी जो है हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागना। जो सोहन सिंह भागना थे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो बंगाल विभाजन को इनमें से अगर देखा जाए तो किसके समय में बंगाल को विभाजित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बांटा था, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन, इसका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल में, इसी के कार्यकाल में 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट। आगम या आगम सूत्र दोनों, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? इनमें से किसके द्वारा 1990 में जो है धौलावीरा की खुदाई किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आर एस बिस्ट के द्वारा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, आर ए बिस्ट के द्वारा जो है धौलावीरा की खुदाई किया गया था। धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में है, तो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में जो है पड़ता है, और 1967-68 में इसकी खोज जो है जेपी जोशी ने शुरुआत किया था, और 1990-91 के दौरान आर एस बिस्ट के द्वारा जो है यहाँ व्यापक पैमाने पर खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया गया था। सूची दिया गया है, मिलान करना है चंद्रगुप्त और रानियां, शासक और रानियां दिया गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की रानी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त की महारानी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम क्या था? तो दत्ता देवी नाम था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करेंगे तो कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त प्रथम की अनंत देवी। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है, और आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? पंचरथ, ये महाबलीपुरम में स्थित है, और इसमें 5वें रथ का नाम क्या है ये बताना। तो ये जो पंच पांडवों का रथ जो है मंदिर कहते हैं, और इसका निर्माण कब हुआ था? पल्लव काल में हुआ था, और इसमें जो 5वें रथ का नाम है वो है द्रौपदी रथ। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? असम में है, जो कि गलत है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में। ठीक है, अगला ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, जो कि ये भी गलत है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, तो नंदा देवी भी गलत है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसके बाद ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, तो ये सही है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है इनमें से? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से ग्रीनलैंड होगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेनमार्क के अधीन क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 4 द्वीपों में अगर हम बात करेंगे तो ग्रीनलैंड पहले पे आता है, न्यू गिनी दूसरा, बोर्नियो तीसरा, और मडागास्कर जो है चौथा आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है। एंडीज पर्वत की अगर हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखला, तो दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है, और रॉकी पर्वतमाला ये उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। तो इस तरीके से इसमें मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, हिमालय 1 का सी हो जाएगा, और 2 का ए हो जाएगा, और 3 का बी हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देशों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है चीन। आंसर ए पार्ट डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है भारत का नंबर आता है।
अगले में मिलान करना है, देश दिया गया है, राजधानी दिया गया है। तो रोमानिया की राजधानी का नाम क्या है? रोमानिया की राजधानी का नाम है बुखारेस्ट। नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो अबूजा। और वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए राजधानियाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब 41 जो क्वेश्चन है वो इस पैसेज के अनुसार देना है इसको आंसर। पैसेज को पढ़िएगा, इस तरीके से कुछ दिया गया है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये पैसेज है। क्वेश्चन है, इजिप्टियन अप्रिसिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, इजिप्ट लोग जो है अप्रिसिएट करते थे कैट्स की दक्षता को डिस्ट्रॉय करने के लिए। किसे डिस्ट्रॉय करने के लिए? कैट यानी कि बिल्ली की दक्षता को जो है अप्रिसिएट करते थे, प्रोत्साहित करते थे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो प्राचीन जो मिस्रवासी थे, यानी इजिप्टियन कौन है? मिस्रवासी नहीं, मिस्र भी कहा जाता है। तो ये रोडेंट मीन्स कृंतक, यानी कि चूहा, जैसे कि चूहा हो गया, कृंतक काटता है ना चूहा, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है बिल्लियों की योग्यता के लिए है अति प्रशंसक थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो इसका निकल के आ जाएगा आंसर। अगला है, हॉर्डेस ऑफ रैट्स इन्वेड इजिप्ट दे केम फ्रॉम। यानी कि रैट्स के द्वारा जो है इजिप्ट पर आक्रमण जब किया गया तो ये कहाँ से आए थे ये बताना। ठीक है, तो प्राचीन काल मिस्र पर जब एशिया से ये आए थे, कहाँ से आए थे? ये एशिया से चूहे आए थे, चूहों की फौज। हॉर्डेस ऑफ रैट्स को क्या कहते हैं? चूहों की फौज। ठीक है, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, तो ये एशिया से आए थे। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम फॉर द वर्ड डिवोट। डिवोट का सिनोनिम बताना, यानी कि पर्यायवाची क्या होगा इसका ये बताना है। ठीक है, डिवोट मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तपस्वी। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तपस्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तपस्वी का पर्यायवाची भक्त, महात्मा, पुण्यात्मा, धार्मिक, यानी कि इसमें से हो जाएगा पिवाउस। आंसर जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम, यानी कि विलोम बताना अगले क्वेश्चन में। इलास्टिसिटी का विलोम क्या होता है? तो इलास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रत्यास्था। ठीक है, प्रत्यास्था इसका अर्थ होता है। ठीक है, फिजिक्स में एक चैप्टर भी होता है इलास्टिसिटी का, और मतलब इसका लचीलापन भी एक अर्थ होता है। प्रत्यास्था मीन्स लचीलापन। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? कठोरता होना चाहिए। कठोरता, इसमें से अगर देखा जाए तो रिजिडिटी जो है ये कठोरता का अर्थ निकलता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, डिलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजली ऑन फायर। इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? यानी कि जानबूझकर और दुर्भावनापूर्वक किसी इमारत को आग लगाने का जो अपराध होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्सन कहते हैं, आर्सन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सकल और शकल का हमें अर्थ बताना है, क्या होगा? पहला वाला जो सकल है, उस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सारा। ठीक है, और दूसरा वाला जो शकल है उस शकल का अर्थ होता है टुकड़ा या भाग या अंश भी कह सकते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? झाग से भरा हुआ फेनिल। ठीक है, जो वचन से परे है वाचाल। शराब बनाने वाला कलवार। जंगल में लगने वाली आग को दावानल। इसमें से कौन सा एक गलत है ये बताना है। तो जो बहुत बोलता हो उसके लिए जो है वाचाल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है जो वचन से प्रो हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? वचनातीत होता है, वचनातीत, जो कि ये गलत लिखा हुआ था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? तो भुजंग की बात करेंगे तो जो इसमें गरुण शब्द जो दिया गया है ये भुजंग का पर्यायवाची नहीं होता। गरुण शब्द भुजंग के पर्यायवाची में अहि, विषधर, नाग, सांप, व्याल, उरग, फणी, पन्नगा ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप का विलोम क्या होता है? कोप के विलोम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका कृपा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मुहावरों का अर्थ मिलान करने के बाद गीदड़ भभकी देना। गीदड़ भभकी मिस इधर 4 ऑप्शन होंगे, ये इस तरीके से कुछ दिया गया है। ठीक है, गीदड़ भभकी, घड़ों पानी पड़ना, गुस्सा पीना, आवाज़ उठाना। तो गीदड़ भभकी का हो जाता है व्यर्थ ही हाँकना, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। और घड़ों पानी भरना होता है लज्जित करना, यानी कि इसका सी हो जाएगा। गुस्सा पीना, इसका अगर क्या बात होता है तो क्रोध दबाना, यानी कि बी हो जाएगा 3 का। और आवाज़ उठाने का मतलब होता है, अर्थ होता है विरोध करना, यानी कि ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो है डी सी बी ए जहाँ पर आ जाएगा डी सी बी ए, तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का, और
ठीक है। तो सबसे पहले अगर का ऑप्शन में आता है तो हम का को स्टार्ट करेंगे। का मीन्स होता है गुणा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम गुणा कर देंगे इस पोर्शन को। तो यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 15 चौके 60 गुणे, अब अंदर हम इसको 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20 भागे 9×5=45। ठीक है, सबसे पहले अगर का जहाँ आता है लिखा हुआ तो का को ही हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 9×45 कर देंगे। फिर अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कर लेंगे इसको 25/60, 25/60 इंटू 4/4×8/5। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मान आया था, माइनस 20/45, कुछ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ देखिए 5 हम 25, 5 बरही हम 60 और 4 3 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3। यहाँ पर हम काटेंगे 5 24, 5 9 45, यहाँ पे आ जाएगा 4/9। ठीक है, इसको हम घटा देंगे, यहाँ से 9 एलसीएम हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस 4 हो जाएगा, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 6 - 4 2/9। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6 - 4 = 2/9। आंसर फाइनली 2/9 आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया। तो इस तरीके से इसको लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है 1331, 729 और 512। अब 1331 है, इसके घनमूल चढ़ा हुआ है, तो ये किसका है, तो ये 11 का घन होता है। ठीक है, प्लस 729 जो होता है वर्गमूल है, तो 27 का वर्ग होता है, और 512 जो है किसका घनमूल होता है, तो 8 का घनमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 वापस कॉमन मतलब बाहर आ जाएगा, 11 आएगा, यहाँ से 27 आएगा, और यहाँ से 8 आएगा। अब 11 और 27 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 माइनस 8, 8 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। फाइनल आंसर इसका, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36√81√16। तो यहाँ पे 16 जो होता है 4 का वर्ग होता है, ये 9 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग, सॉरी ये 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ से अब ये 4 ये वर्ग हट जाएगा, यहाँ पे 4 + 9 बचेगा, और फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 अभी नहीं होगा, यहाँ पे 36 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको हम जोड़ देंगे तो 45 और 4 49, ये अंडर रूट आ जाएगा, और ये जिसका वर्ग होता है तो 7 का वर्ग होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 अंकों का औसत 45 है, 50 अंकों का औसत 42 है, और 26 अंकों का औसत जो है 52 है। तो इसमें से 50वां अंक क्या होगा ये बताना। तो 75 अंकों का जो औसत 45 का कुल योग अगर हम निकालेंगे तो 75 गुणे 45 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से 50 अंकों का औसत जो 45 का कुल निकालेंगे तो 50 गुणे 42 कर देंगे। अंत में अंतिम 26 अंकों का औसत पर 52 है, तो इसको 52 से गुणा करने कुल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 85वीं संख्या क्या होगी, इन टोटल में से इन दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे तो हमें 85वीं संख्या निकल आएगी। तो 50 गुणे 42 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2100, और 26 गुणे 52 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1352। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, 3452 आ जाएगा। और 75 गुणे 45 कितना होता है, 3300, 3375 होता है। 75 गुणे 45 को कर लीजिएगा। यहाँ से इसको हम जब घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा फाइनली 77। आंसर क्या आ जाएगा, 77, जो कि सी बी पार्ट में दिया गया है। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने % मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, ये बताना है। ठीक है, अगर एक शहर की जनता के पास 90% मोटर कार है, और 15% के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इस तरीके से अगर निकालते हैं, ये मान लीजिए मोटर कार हो गया, और ये हो गया साइकिल, मोटरसाइकिल। तो मोटर कार के बाद कर रहा है कि 15% के पास मोटरसाइकिल है और 90% के पास मोटर कार है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि x% के पास दोनों चीज़ें हैं, x के पास, तो 90 माइनस x करेंगे, यहाँ पे इतना इसके पास हो जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस x करेंगे तो मोटरसाइकिल इतना हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 90 माइनस x करते हैं और प्लस 15, 90 माइनस x और प्लस इन सबको जोड़ के कितना होगा, ये 100% होगा। तो 90 माइनस x प्लस 15 माइनस x और प्लस x बराबर, ये 100 के बराबर होगा। यहाँ से x कैंसिल होगा, तो यहाँ से 90 और 15 जुड़ेगा,
तो 105 हो जाएगा। तो x बराबर 100 माइनस 105 क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5% के। तो x बराबर निकल के आ गया 5%। अब हमें निकालना है कि सबके पास अगर कम से कम एक या दोनों हैं तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। तो यहाँ पे देखिए 5% पास दोनों है, तो 5% ऊपर हो जाएगा। मोटरसाइकिल वालों के पास निकालना है तो 15 को डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि जिनके पास कार भी है। तो यहाँ से अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 आएगा, 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3 होता है। और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अजय प्रेमा की बहन है। ठीक है, मान लीजिए प्रेमा हो गई और ये जो है अजय इसकी बहन है। अजय की बहन है प्रेमा, इस तरीके से हो गया। बेनीटा जो है अजय की माता है, तो अजय की माता का क्या नाम है, बेनीटा, बेनीटा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है बेंजामिन जो है बेनीटा का पिता है, तो बेनीटा का पिता कौन है, बेंजामिन। बेंजामिन कौन है, बेनीटा का पिता है। ठीक है, और लीला बेंजामिन की माता है, तो लीला ऊपर सबसे ऊपर हो जाएगी लीला। ठीक है, इस तरीके से पीढ़ी चली। अब प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, इसका संबंध लीला से बताना है क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो प्रेमा जो होता है, प्रेमा क्या है, लीला की क्या हो जाएगी, परपोती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लीला का लड़का बेंजामिन, बेंजामिन की लड़का बेमटा, बेमटा का लड़का जो है या लड़की जो है प्रेमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, लीला, लीला जो हो जाएगी, लीला की प्रेमा क्या हो जाएगी, परपोती हो जाएगी। तो परपोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब 2010 और 2011 दिया तो हम क्या करेंगे कि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो हम 30 जनवरी 2011 को हम निकाल लेंगे। ठीक है, मान 30 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा ये हम निकाल लेंगे। यहाँ से सबसे पहले कैसे निकालेंगे, 2010 है तो 2010 को हम पहले इसको देखेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है ये तो लीप ईयर आएगा। अगर लीप ईयर आएगा तो जो साल के पहला में, जैसे साल 2010 है, 2010 मान लीजिए 2012 था तो 2012 में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसी के लीप ईयर आ गया। ठीक है, तो 2013 में जब जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा उस पहले वाले दिन के, यानी दिसंबर, अगर 31 दिसंबर या 30 दिसंबर को अगर शनिवार था तो 2013 में जब जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रविवार मंगलवार सोमवार, सॉरी रविवार सोमवार हो जाएगा। और अगर लीप ईयर नहीं तो एक दिन बढ़ता है, ऑड डेज। तो यहाँ पे देखिए लीप ईयर नहीं है, 4 से इसको डिवाइड नहीं होगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा सिर्फ। तो 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 30 जनवरी 2011 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार। ठीक है, एक दिन बढ़ गया, रविवार हो जाएगा। अब हमें 30 जनवरी 2011 का पता हो गया, हमें निकालना कितना है, 1 मार्च 2010, सॉरी 1 मार्च 2011 का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्च का निकालना है, तो अब 30 जनवरी से 1 मार्च के बीच हम जो है ऑड डेज गिन लेंगे। तो जनवरी में कितना दिन शेष रहेगा, तो 31 32, सॉरी 30 के बाद 31, यानी कि एक दिन रहेगा जनवरी में। मार्च इसमें लीप ईयर नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। फरवरी और मार्च जो होगा उसमें एक दिन ये, तो एक एक दो, 2 8 डेज जाएगा। तो रविवार था 2011 30 जनवरी को, तो 2 8 डेज होगा, तो रविवार में 2 ऐड करेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार आ जाएगा 1 मार्च 2011 को दिन। तो यही आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें असंगत बताना, 115 127 73 89। तो इन चारों में अगर हम देखते हैं तो 127 73 और 89 जो है क्या है, 127 73 और 89 ये क्या है, अभाज्य संख्या है, जबकि 115 जो है क्या है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, अलग जो है ए पार्ट अलग है। अगला क्वेश्चन है सभी ट्राउजर पैंट है, सभी ट्राउजर क्या हो गया, पैंट है। ठीक है, ये है ट्राउजर और ये है पैंट। सभी पैंट क्या है, कपड़े हैं, सभी पैंट क्या हो गया, कपड़े हैं। अब बताना है कुछ कपड़े ट्राउजर है, तो कुछ कपड़े ट्राउजर है, कुछ कपड़े ट्राउजर है, तो ट्राउजर ये इतना पोर्शन है, कुछ कपड़ा भी, कपड़ा के पार्ट में भी आ रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। सभी पैंट ट्राउजर है, सभी पैंट ट्राउजर है, सभी पैंट ट्राउजर नहीं है। देखिए पैंट की अगर हम बात करेंगे तो ये इतना पोर्शन बच जा रहा है, ठीक है, और ट्राउजर जो है इतने ही है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो पहला केवल अनुसरण करता है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में CEKF दिया गया है ZBHC। ठीक है, अगर ई से बी जाते हैं तो -3 ही किया जाएगा, ऐसे सी से जब जेड जाएंगे तो -3 होगा, के से एच जाएंगे तो -3 होगा, यानी यहाँ पे -3 फॉलो हो रहा है। तो
हम JROG में भी -3 कर देंगे। जे में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे में -3 करेंगे तो जी हो जाएगा, आर में -3 करेंगे तो ओ आ जाएगा, ओ में -3 करेंगे तो एल आ जाएगा, और जी में -3 करेंगे तो गोल्ड डी आ जाएगा। तो इसका गोल्ड राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम क्या है। तो उसका नाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका नाम है प्रबल। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रबल। इसकी मारक क्षमता भी याद रखिएगा 50 मीटर, इसकी मारक क्षमता है 50 मीटर। ठीक है, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर आता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये 5वें स्थान पर है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर किसका नंबर है, तो पहले स्थान पर केरल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने पर वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल कितनी संख्या होगी। तो अभी देखेंगे तो इसमें को टोटल 6 है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। ठीक है, अप्रैल 2023 में इसने तैयार किया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है। तो ये जो जीता गया है ओमान में संपन्न हुआ था। ठीक है, और ये खिताब भारत ने जो है पाकिस्तान को हराकर जीता है, तो आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्थान पर ओमान रहा था। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज ग्राम प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क यानी कि अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो है किस स्थान पर बन रहा है ये बताना है। ठीक है, तो परफ्यूम पार्क है, अरोमा पार्क है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ हो जाएगा, कन्नौज। ठीक है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया है ये गीता प्रेस को दिया गया है, गोरखपुर के से छपता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किस जिले में लिथियम की खोज की गई है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हमीमा क्षेत्र में लिथियम की खोज किया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया था नागपुर। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। अभी 71 से 75 जो है पढ़कर उसका आंसर देना हमें। चलिए इस पैसेज को पढ़िएगा, पैराग्राफ को पढ़िएगा, इतना बड़ा है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है। तो कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तब निकल के आएगा कि कहीं भी रहकर कार्य को पूरा कर सकते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। तो व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं क्या है। तो जब ऑप्शन को आप पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, तो आंसर सी पार्ट निकल के आएगा, दुखद भी है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा ए पार्ट, लाभ। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश इसमें मोबाइल फ़ोन के बारे में बातें कही गई हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 76 से 80 भी आपको गद्यांश को पढ़ के ही आंसर देना है। गद्यांश को पढ़िएगा, इस तरीके से है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है गद्यांश है कि उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक बताइए। तो जब आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तभी इसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि किसके बारे में बातें कहा जा रहा है। तो जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भीड़ की शक्ल के बारे में बातें कही जा रही हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है ये बताना है, तो गद्यांश को पढ़ने के बाद निकल के आएगा कि भीड़ में अपनी शक्ल देखना, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीड़ किनके लिए रुकावट होती है। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर हो जाएगा पैदल चलने वालों के लिए, आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है। तो भीड़ का इस्तेमाल जो है ये भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है। तो ये करते हैं सत्ताधारी लोग, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 80 से लेकर 100 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं 20 क्वेश्चन, वो सभी पैराग्राफ से क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ को करिएगा, मैं इसका टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा चैनल PDF का, और वहाँ से डाउनलोड करके इसको करिएगा, पैराग्राफ मतलब ग्राफ का, सॉरी ग्राफ का। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।